हेलो वेलकम, दिस इज स्टडी IQ आरंभ एंड आई एम प्रशांत झा। अभी तक हमने 3-4 लेक्चर्स किए हैं क्लास 6 के हिस्ट्री में। पहले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हंटर गैदर अपना जो हंटिंग का काम होता था, गैदरिंग का काम होता था, कैसे करते थे, कैसे वो जानवरों को हंट करते थे और कैसे प्लांट के नॉलेज की वजह से वो रूट्स और फ्रूट्स वगैरह जो है वो खाते थे। उसके बाद हमें पता चला, इसका लेक्चर जो है आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि हंटर गैदर से कैसे वो एग्रीकल्चर सोसाइटी में वो शिफ्ट हुए, मतलब कि विलेज का जो लाइफ है, पूरा जो विलेज है वो कैसे स्टैब्लिश हुआ। तो उसमें हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया। उसके बाद हमने देखा कि देखो विलेजर्स वाला लाइफ था, ठीक है। उसके बाद हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब पहले हंटर गैदर, फिर विलेजर्स, उसके बाद फिर विलेज वाली लाइफ, उसके बाद फिर सिटीज वाली लाइफ। तो फिर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा कि उस टाइम पे किस तरह के लोग होते थे, क्या क्या खाना खाते थे, उसके बाद वहां पे जो ऑक्यूपेशन था उनका क्या था। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो ये कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो खत्म हो गई, क्यों खत्म हुई, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद कोई सिविलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू की होगी। तो वो सिविलाइजेशन क्या थी? तो वो सिविलाइजेशन थी वैदिक सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, जिसके बारे में आगे की क्लासेस में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर यहां पे क्लास 6 का है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट में वो बता रहे होंगे ताकि आपकी फाउंडेशंस को क्लियर किया जा सके। अब देखिए, ये जो अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड का एरा था, जो वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद लिखे गए थे, बहुत सारे वेद लिखे गए थे। तो वहां उस टाइम पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद की जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में हमें कैसे पता चला? तो हमें पता चला बुक्स के जरिए। कौन सी बुक्स? तो ऑफ कोर्स वेदास के जरिए हमें पता चला। उसके बाद बरियल्स, बहुत बड़े बड़े मेगालिथिक, वो जो बरियल साइट होती थी ना, बहुत बड़ी बड़ी होती थी, वहां पे स्टोन्स रखे जाते थे। क्यों रखे जाते थे, क्या होती थी, ये सब जो है इसके जरिए, बरियल्स के जरिए उसमें कौन कौन से आपको सामान था, मतलब बोन्स थे, उनके साथ जानवरों को दफनाया गया था। तो क्या सिनेरियो था हम इस चैप्टर में देखेंगे। पर उस चैप्टर में क्या देखेंगे, पूरा का पूरा यहां पे एक तरह से आपको दिखाया गया कि पूरा जो एंशिएंट इंडिया था उसको हम किस तरीके से देखेंगे। बुक्स लाइक वेदास जो कि लिटरेरी सोर्स था, उसके बरियल्स लाइक मेगालिथ्स बरियल। हमने माइक्रोलिथ्स के बारे में पढ़ा। माइक्रोलिथ्स क्या होता है? माइक्रोलिथ्स क्या होता है? तो ये ऐसे छोटे छोटे स्टोन होते थे, पर यहां पे माइक्रो है तो ये छोटा हो गया, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे मेगा है, मतलब बड़े बड़े जो स्टोन के बोल्डर्स होते थे वो कब्र के ऊपर में रखे गए होते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस तरह की जो सोसाइटी उस टाइम पे थी, वहां पे किस तरह की धारणा वो रखते थे, किस तरह के रिचुअल्स को वो प्रैक्टिस करते थे, और वहां पे जो सोशल डिफरेंसेस थी, मतलब कि रिच लोग भी होंगे, पुअर लोग भी होंगे, तो उस दोनों में जो डिफरेंस था वो कैसे पता चला, इस सब के उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में कैसे पता। तो इन सब चीज के बारे में हमें सिर्फ 2 सोर्सेज बताती है, वो है बुक्स और बरियल्स। इससे पहले हिस्टोरिकल नॉलेज में हमने देखा मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है, उसके बाद आर्कियोलॉजी होती है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन होता है। पर इस वाले पीरियड में किसी तरह की ये पाई नहीं जाती है, सिर्फ आर्कियोलॉजी ही है जो पाई जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम पे हमें बुक्स के बारे में नॉलेज मिलती है, जो बुक्स कौन सी है? वेदास। तो फटाफट समझते हैं पूरे चैप्टर को, एकदम शॉर्ट रहने वाला है क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। अब देखिए, यहां पे सबसे पहले ऋग्वेदा का जो है वो जिक्र किया जाता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में और ऑफ कोर्स पूरी इंडियन सिविलाइजेशन में ही जो सबसे पुरानी वेद माना जाता है वो इसी को माना जाता है। क्योंकि हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी स्क्रिप्ट का यूज किया गया था, लेकिन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट था उसको डिसाइफर नहीं कर पाया गया था, डिसाइफर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उनके जो ऑफ कोर्स उनकी जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, वो क्या कहती थी ये हमें पता नहीं चल पाया। पर वेदास जो था, इसका जो स्क्रिप्ट था, इससे हमने देखा कि और पाया कि किस तरह की चीजें हुई होगी। अब देखिए, यहां पे ये जो वेदास था ये 3500 ईयर्स अगो का था, और इस 35 ईयर अगो के जो बुक्स थे, ऋग्वेदा था, जिसका एक छोटा सा जो पिक्चर है वो यहाँ पे दिया गया है, जिस पिक्चर के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि उसमें 1028 हाइम्स होते थे। ये हाइम्स क्या होता है? तो हाइम्स हो गया स्तुति, हो गया भजन, हो गया जो हम कोई भी जो भगवान का स्तुति भजन ये सब गाते हैं, उस तरीके की चीजें यहाँ पे पाई गई थी। 1028 हाइम्स जो कि ऋग्वेदा में पाया गया था, जो
जो स्तुति था, भजन था, किसको लेके था? अग्नि को लेके था, मतलब फायर को लेके। उसके बाद इंद्र भगवान को लेके था। उसके बाद सोम, एक ऐसा सीक्रेट प्लांट होता था सोमरस जिसको कहते हैं, तो एक प्लांट के बारे में नॉलेज था जो कि वहां पे लाइफ को जो है वो मतलब लाइफ को एक्सटेंड कर देता था। इस तरह की यहां पे मान्यताएं थी। अब ये जो हाइम्स लिखी गई थी किनके द्वारा लिखी गई होंगी? तो ऋषिज के द्वारा लिखी होंगी। अब ये ऋषिज, ऐसा जनरली लोगों को लगता है कि सिर्फ मेल होंगे, ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ फीमेल्स भी थी जिन्होंने भी इस तरह की हाइम्स को कंपोज किया था। और ये जो हाइम्स थे ना, अब देखो बात ये होता है कि हमें यहां पे अगर पिक्चर मिला तो हम सोच रहे होंगे कि यार ये जो ऋग्वेद के टाइम पे ये जो श्लोक वगैरह थे, हाइम्स थे, ये हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पे होता था? तो ये हमें मिला इस ये जो आपका पेपर पे लिखा गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर में लिखा गया, इससे। लेकिन ये बहुत बाद में आके आया, क्योंकि ये जो ऋग्वेद के टाइम पे जो हाइम्स होते थे, ये जो ऋषि मुनि होते थे, ये ओरली ट्रांसमिट करते थे। उनके सामने में डिसाइपल बैठे होते थे और वो उनको रटवाते थे, वो उनको बोलते थे, और वो जो उनके जो डिसाइपल होते थे, जो शिष्य होते थे, वो उसको रिपीट करते थे। इस तरह से वो जो अपना जो पुराने जनरेशन का नॉलेज है वो आने वाली जनरेशन को देते थे, क्योंकि उस टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट जैसा नॉलेज था नहीं। फिर बहुत बाद में जाके उसको लिखा जाने लगा, और फिर बहुत बाद में जाके जब लिखा जाने लगा तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन जो है आज से 200 साल 150 साल पहले पता चली। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये ऋग्वेदा का एक छोटा सा पार्ट है, जिस पार्ट के बारे में हमें 150 साल पहले मिला, और अभी जो है इसको बाद में जाकर के प्रिंट करके 150 साल पहले इसको प्रिंट किया गया, और तब इसको कंपाइल करके वेदास को हमारे म्यूजियम में रखा गया। ये यहां पे सिचुएशन थी। अब देखिए ये जो ऋग्वेद था उसमें क्या क्या था, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो ऋग्वेद में जो हाइम्स होते थे ना, ये डायलॉग्स के फॉर्म में बहुत तरह से होते थे, पर डायलॉग्स के फॉर्म में भी बहुत सारे होते थे, जिसमें एक ऋषि थे जिसका नाम है विश्वामित्र। और जो लोग हिंदुइज्म में, मतलब जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, उनको पता होगा कि विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि माने जाते थे उस टाइम पे। तो विश्वामित्र जो थे उनके, और व्यास, ये भी नदी है, और सतलज, इन दोनों, ये व्यास सतलज नदी और विश्वामित्र के जो बीच में डायलॉग, जो कॉन्वर्सेशन हुई होगी, वही जो है वो वेद में लिखा गया है। पर ये जो लिखा गया है, इनके बीच में जो डायलॉग हुआ था, आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स को खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि इनके बीच में का डायलॉग ऐसे है कि ये नदियों को बोलते हैं पहाड़। अब नदी कहां से आते हैं? पहाड़ के ऊपर से आते हैं। तो ये पहाड़ के ऊपर ऐसे, मतलब नीचे से पहाड़ की ओर देख करके बोल रहे होते हैं कि ऐ नदियां, आप जो है वो घोड़े की रफ्तार से आइए, और जैसे एक गाय अपने बछड़े को चूम रही होती है, जो लिक कर रही होती है, उसी तरीके से आप आइएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब वो नदियों का कंपैरिजन, रिवर्स का कंपैरिजन हॉर्सेस के साथ, कॉज के साथ कर रहे हैं। मतलब ये है कि उस टाइम पे रिवर्स तो इंपॉर्टेंट होते ही थे, साथ में अगर उनका कंपैरिजन, अब बताओ कि आपका कंपैरिजन अगर हम किसी भी इंसान के साथ करेंगे, मतलब कि आपको उस इंसान की तरह कंपेयर किया जाएगा, उस इंसान के जो गुण होंगे वो आपके पास गुण होंगे, तभी कंपैरिजन किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर वो इंसान जिसके साथ आपका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो अच्छा है, मतलब आप अच्छे हैं। तो उसी तरीके से रिवर्स तो अच्छे थे, रिवर्स तो इंपॉर्टेंट थे। तो उसी तरीके से ऐसा माना जाता है कि जो हॉर्सेस होते थे, कॉज होती थी, ये सब उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, क्योंकि इसका कंपैरिजन जो है वो रिवर्स के साथ किया जाता था। अब बात आती है कि किस तरह की नदियों का यहां पे जो है वो जिक्र किया जाता था। तो इंडस, सरस्वती, इंडस तो आज भी है, सरस्वती जो है वो गायब हो चुकी है। तो जो इंडस सरस्वती थी, इनका मेंशन बहुत बार ऋग्वेद में हुआ है। और उसके बाद गंगा जी और यमुना जी का भी जो है वो जिक्र किया गया है, लेकिन बहुत कम। ज्यादा जिक्र किया गया है इंडस और सरस्वती का, और गंगा जी और यमुना जी का जिक्र जो है वो बहुत कम किया गया। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि गंगा यमुना में जो उस टाइम पे जो लोग थे वो गंगा और यमुना से जो उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं थे जितना फेमिलियर वो इंडस और सरस्वती थे। और हमने देखा है कि जो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो इंडस नदी के किनारे बसी है। सेम वैदिक सिविलाइजेशन भी जो है, उसके बाद वाली सिविलाइजेशन भी कहीं ना कहीं इंडस नदी पे जो है वो बेस्ड थी। अब बात करते हैं कि वहां पे जो लोग थे वो ये जो हाइम्स के जरिए ये जो भगवान से भजन करते थे, स्तुति करते थे, क्यों करते थे? उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था वो अपने कैटल के लिए, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग था वो क्या था? कैटल था। क्योंकि कैटल जो था इसका बहुत तरह से वो यूज करते थे, उसकी रियरिंग करते थे, उसके बाद इसको पालते थे, जिससे उनको उनका जो कभी कभी मीट और उसके बाद दूध, ये सारी चीजें इनको मिला करती थी। फिर सन्स, पुत्र के लिए वो प्राप्ति के लिए वो मांगते थे भगवान से, और हॉर्सेस के लिए। तो हॉर्स और कैटल जो था वो उस टाइम के लोगों के लिए एक तरीके का वेल्थ हुआ करता था, ये हमने यहां पे देखा। और वहां पे ये अब बात बताइए, हमारे लिए क्या वेल्थ है? हमारे लिए वेल्थ है रिवर्स।
आज के टाइम पे इसीलिए बोला जाता है कि पानी के लिए भी कल को वर्ल्ड वॉर हो सकता है, धन के लिए वर्ल्ड वॉर हुआ है। उसके बाद फिर इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे वॉर्स हुए, क्यों? लैंड के लिए हुआ है। तो ये सब चीज जो है वो हमारे लिए वेल्थ है। उसी तरीके से उन लोगों के लिए वेल्थ क्या 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 था? कैटल, सन्स और हॉर्सेस। तो सन्स जो है, तो इसीलिए जो उस टाइम पे युद्ध भी हुआ करते थे वो भी कैटल्स के लिए, लैंड के लिए, वाटर के लिए और क्या, और जो स्लेव्स होते थे उनके लिए। अब वहां पे जब भी वॉर करने के लिए, युद्ध करने के लिए लोग जाते थे तो उस युद्ध से जो भी उनको मिला करता था वो बांट दिया करते थे। उसका जो मेजर पार्ट होता था वो लीडर के पास, राजा के पास चला जाता था। उसके बाद प्रीस्ट के पास, जो पुजारी होते थे, जो ब्राह्मण क्लास होती थी, उनके पास चला जाता था। और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो लोगों के पास में बांट दिया जाता था। और इस सब के अलावा जो और एक पार्ट होता था वो भगवान को चढ़ाया जाता था। कैसे? तो वो यज्ञ के जरिए, वो सैक्रिफाइसेस के जरिए। यज्ञ होता है, हवन कुंड होता है, उसमें वो लोग घी और उसके बाद ये क्या कहते हैं जो फसल होता था उससे, और कभी कभी जो जानवर होते थे उनका भी सैक्रिफाइसेस इस यज्ञ में करते थे। उसके बाद यहां पे इस टाइम पे जो लोग होते थे, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। जैसे हमने देखा अशोका के पास इतनी बड़ी आर्मी थी, जो अकबर थे इसके पास इतनी बड़ी आर्मी थी, और भी बहुत सारे राजा इनके पास इतनी बड़ी आर्मी थी। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता था, और वहां पे असेंबली होती थी और जो भी लोग रह रहे होते थे वही लोग युद्ध करने के लिए जाते थे, जनरली मेन। और उस टाइम पे जो राजा होते थे वो, जैसे उस टाइम पे जो लीडर होते थे वो राजा कहलाते थे। लेकिन जो राजा होते थे वो, जिस राजा को हम लोग जानते हैं कि मतलब एक राजा होगा जो सबसे ऊपर बैठेगा, जिसका जो है एकदम वर्चस्व बना रहेगा, उसके अंडर में मंत्री होंगे, उनके अंडर में जो है वो पूरा सेना होगा। उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे वो इस तरह के नहीं होते थे, वो दूसरे तरीके से होते थे। वो एक कॉमन लोग होता था, जो कॉमन इंसान के पास ज्यादा नॉलेज और ज्यादा एक्सपीरियंस होता था, उसी को लीडर बना दिया जाता था। तो राजा और लीडर में डिफरेंस था। लीडर वन अमॉन्ग जो है वो इक्वल बनाए जा सकते थे। किसी सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं उन लोगों के बीच में से किसी एक को ला करके लीडर बना दिया जाता था और राजा बना दिया जाता था। और ऐसा पहले नहीं था, जैसे उसके बाद होना शुरू हुआ कि राजा का बेटा राजा बनता था, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था थी। मतलब यह है कि जो राजा, ब्राह्मण, मतलब राज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, तो ये सब जो वर्ण व्यवस्था थी ये उस टाइम ही थी। लेकिन डिफरेंस ये था कि ये वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाकर के जन्म के आधार पे हो गई, उस टाइम पे जन्म के आधार पे नहीं थी, कर्म के आधार पे थी। और अब सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही है, फिर से वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे हो गई है। मैं भले यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा जन्म से जो मेरा जो वर्ण होगा वो मैं क्षत्रिय भी हो सकता हूं, वो मैं शूद्र भी हो सकता हूं, वो मैं वैश्य भी हो सकता हूं। लेकिन अभी मेरा क्या प्रोफेशन है? अभी मेरा प्रोफेशन है पढ़ाने का, तो मैं क्या हो गया? यहां पे ब्राह्मण हो गया। तो ये कर्म के अकॉर्डिंग यहां पे चीजें बांट दी गई थी। अब ये जो ब्राह्मण्स का रोल होता था, ये क्या होता था? ये लोग रिचुअल्स करवाते थे। ये लोग उस टाइम पे रिचुअल करवाते थे। जो राजा होते थे ये वॉर को लीड करते थे। उस टाइम पे जो लोग युद्ध करने जाते थे तो युद्ध के जो सबसे, जो उस पूरे सेना को जो लीड करती थी वो राजा ही करते थे। और उनके पास उस टाइम पे कोई, राजा के पास कैपिटल सिटी या चाहे वो कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाते थे। और उस टाइम की जो सोसाइटी होती थी उसको हम अलग अलग तरीके से जानते हैं, जैसे कि वहां पे जन बोला जाता है, विश्व बोला जाता है। ये सब एक कैटेगरी हुआ। कैटेगरी इस सेंस में कि एक आप देखेंगे जन जो है वो लोगों को डिनोट किया जाता था, कि वहां के लोग हो गए या फिर कम्युनिटी जो है उसको जन या फिर विश्व से डिनोट किया जाता था। अब उसी जन, मतलब कितने टाइप के जन थे, चाहे कितने टाइप के विश्व थे, तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप, इसी जन को ग्रुप या विश्व को ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी मतलब ग्रुप। तो कितने तरह के ग्रुप थे? तो भारत क्लैन था, पुरु क्लैन था, यदु क्लैन था, और भी बहुत सारे क्लैन थे। उसके बाद आउटसाइडर्स भी थे, जैसे दासाज और दस्यूज। अब ये जो दसाज और दस्यूज थे, मतलब क्या हुआ? ये दास मतलब क्या होता है? स्लेव। तो वही इसका मतलब वही होता है, स्लेव। तो ये दास और दस्यु दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है। मतलब ये कि जो दास होते थे ये स्लेव्स ही होते थे, ये स्लेव्स ही होते थे, लेकिन ये स्लेव्स आर्यन होते थे। मतलब उस टाइम पे जो ये सिविलाइजेशन थी, ये मेजॉरिटी कौन थे? मतलब ये सिविलाइजेशन किसके द्वारा बसाई गई थी? आर्यंस के द्वारा बसाई गई थी। अब आर्यंस कैसे आए, क्यों आए, ये सब जो है आपको जानने की जरूरत नहीं है, आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्यन होते थे, ठीक है। और इस आर्यन में जो
इस राजा सबके अगेंस्ट में होते थे, उनको बंदी बना लिया जाता था, उसको वो स्लेव्स कहते थे, जिसको दास कहते थे। अब इसी का दास का जो स्त्रीलिंग हो गया वो दासी हो गई। अब ये दस्युज क्या होते थे? तो ये दस्युज भी जो थे ये भी आपके स्लेव्स ही हुआ करते थे। लेकिन दास और दस्यु में डिफरेंस ये था कि दास आर्यन होते थे और दस्यु नॉन आर्यन होते थे। नॉन आर्यन का मतलब कि जैसे आर्यन जो थे वो सैक्रिफाइसेस करते थे, लेकिन दस्यूज जो थे वो सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे। इनका जो कलर था स्किन का वो अलग था, इनका स्किन का कलर अलग था। ये अलग तरीके की भाषा बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, ये दूसरी भाषा बोलते थे। तो ये नॉन आर्यंस थे और इन नॉन आर्यंस को बाद में जब युद्ध में कैप्चर कर लिया जाता था तो इन्हीं को दस्यूज बोला जाने लगा। अब देखिए, अब यहां पे बुक्स के बारे में तो बात हमने कर ली, अब मेगालिथ्स के बारे में यहां पे हम बात करेंगे। मेगालिथ्स के बारे में क्या बात करेंगे? देखिए, मेगालिथ्स का मतलब होता है, जो माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर मर जाता था तो उसको मतलब गाड़ दिया जाता था जमीन के अंदर, या उसको मतलब जैसे कब्र होता है ना, उसी तरीके से गाड़ दिया जाता था। और जैसे कब्र के ऊपर में आप क्रिश्चियन ट्रेडिशन में देखेंगे तो जैसे ऊपर में एक बड़ा सा स्टोन रखा जाता है, उसी तरीके से वहां पे आप देख सकते हैं कि कब्र के ऊपर में छोटे छोटे उसके बाद एकदम डिजाइन करके जो है वो कब्र को सजा दिया जाता था। और कहीं कहीं हमें पता चला कि एक जगह पे एक कब्र के ऊपर में बहुत सारे पत्थर नहीं, एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता था। पर ये पत्थर रखते क्यों थे? इसीलिए रखते थे ताकि उनको पता चल सके कि जब जो लोगों के परिजन इस मतलब कब्र में होते थे, जो मर जाते थे, उनको दफन कर दिया जाता था, तो फिर उन लोगों को जब उस परिजन की याद आती थी तो वो वहां जाकर के जो है उनसे मतलब वहां पे जाके देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है होता है। तो ये यहाँ पे चीजें थी। ये जो मेगालिथ्स थी वो 3000 ईयर्स अगो था और ये मेनलैंड इंडिया मतलब कि नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में नहीं मिला, ये हमें मिला नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में हमें ये मिला कश्मीर वाले पार्ट में, और हमें ये मिला साउथ इंडिया वाले पार्ट में। मतलब अगर आपको बोला, जब पूछा जाए एग्जाम में कि क्या मेगालिथ्स जो है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया मिला था उसका प्रेजेंस, तो आप बोलेंगे नहीं। कहां मिला था? साउथ में मिला था, नॉर्थ ईस्ट में मिला था और कश्मीर में मिला था। ठीक है। उसके बाद यहां जो सरफेस मार्कर्स होते थे, ये सर्कल्स में जो मैंने आपको बताया स्टैंडिंग स्टोन्स होते थे। ठीक है, और ये चीज था। उसके बाद आप बात करते हैं कि ये जो बरियल्स हुआ करता था, ये जो कब्र हुआ करता था, इसके जरिए हमें क्या पता चला? तो इसके जरिए हमें कैसे पता चलेगा? ये पूरे चैप्टर का नाम ही क्या है कि बुक्स एंड बरियल्स। मतलब बुक्स के जरिए क्या इंफॉर्मेशन मिला हमने पता किया, बरियल्स के जरिए हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला। तो देखिए कैसे हमें मिलेगा बरियल्स के अंदर इंफॉर्मेशन। तो जब हमने उस बरियल को हटाया होगा, उसके अंदर की चीजों को देखा होगा कि उस जो कब्र होती थी उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, तो उसी चीजों को देख करके हमने अनुमान लगाया कि अच्छा उस टाइम पे लोग जो है वो इस तरह का बिलीव रखते थे, इस तरह का रिचुअल को फॉलो करते थे। तो वहां पे उस बरियल में हमें मिला ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। उसके बाद हमें आयरन टूल्स मिला, उसके बाद हमें वेपन्स मिला, हॉर्स का स्केलेटन मिला और ऑर्नामेंट्स मिला। अब देखिए पॉटरी जो होती थी पहले के टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें मिला करता था, उसका टूल्स और वेपन्स भी मिला करता था। लेकिन जो डिफरेंस आया वो क्या कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स का जो है वो मेंशन नहीं है, वहां पे हॉर्स का मेंशन नहीं है, और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयरन का भी मेंशन नहीं है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंशिएट करती है वो ये, इवन अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे बड़ी चीज जो डिफरेंस बन के आता है वो क्या है? वो है आयरन का इन्वेंशन। और ये हमें कैसे पता चला? तो जब हमने बरियल को निकाल के देखा होगा तो हमें उनमें आयरन के टूल, खंजर मिले होंगे, हमें आयरन के बहुत सारे टूल्स मिले होंगे, जिससे हमने जाना कि उस टाइम पे आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी लोगों के जरिए। अब देखिए यहां पे इस तरह की चीजें से जैसे हमें खंजर मिलता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वॉरफेयर भी होता था, एनिमल हस्बेंड्री भी होता था। क्यों? क्योंकि कई बरियल्स ऐसे होते थे जिसमें लोगों के साथ जानवरों को भी दफना दिया जाता था। मतलब ये कि ऐसा माना जाता था कि वो जो इंसान होता था उसकी जो भी बिलोंगिंगनेस होती थी, जो भी सामान होता था उसका सब कुछ उसको उसके साथ दफना दिया जाता था, और वही चीजें हमें बाद में जाके मिली। इनको क्या ही पता चला होगा कि 5000 साल बाद यही लोग जो हैं, अब देखो ये लोग क्यों दफना
दफनाते होंगे, कभी सोचा है क्या? तो ये लोग इसीलिए दफनाते होंगे क्योंकि उनको लगता होगा कि मरने के बाद जब ये दूसरे, उनको लगता था कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी होती है, तो अगर ये लोग मृत्यु के बाद जाएंगे तो उनके पास कुछ तो सामान होना चाहिए ना, वही सामान इनको जो सामान ये जिंदा जब थे तब इनके पास थी, वही सामान जो है इनको अगर हम इनके कब्र में दफना देंगे तो यही सारा सामान जो है इनको मरने के बाद भी मिलेगा, ऐसा उनका थॉट था। और इनको क्या पता था कि हम लोग जो हैं वो आज से 4000 साल बाद जो है इस पूरे बड़ियल को खोद खोद के देखेंगे और पता करेंगे। अब इसी आयरन टूल्स की वजह से हमें पता चला कि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ था हड़प्पन ब्रॉन्ज एज से वैदिक पीरियड में। तो आयरन की डिस्कवरी होना बहुत बड़ी बात है, और आयरन की डिस्कवरी के बारे में हमें कैसे पता चला? तो बड़ियल के बारे में। उसके बाद देखिए यहां पे सोशल डिफरेंस भी था। सोशल डिफरेंस का मतलब क्या था? मतलब ये कि ऐसा नहीं था कि सोसाइटी जो थी उसमें इक्वालिटी थी, इक्वालिटी थी, मतलब वहां पे रिचेस भी होंगे, जिनके पास पैसे होंगे, ठीक है, और वहां पे पुअर भी होंगे। तो हमें कैसे पता चला कि वहां पे रिच भी था और पुअर भी था? तो हमें पता चला उनके बड़ियल को देख के, क्योंकि कई ऐसे ग्रेव्स हमें मिले हैं जहां पे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स मिले हैं। जैसे कि ब्रह्मगिरी में हमें एक स्केलेटन मिलता है और उस स्केलेटन के पास 33 गोल्ड बीड्स थी, मतलब सोने के सिक्के जैसे थे, और कॉपर के बैंगल थे। उसके बाद ये तो रिच हो गया, उसके बाद एक सिंपलर ग्रेव्स भी हमें बहुत सारे मिले जिसमें कुछ सिर्फ पॉट्स हुआ करती थी, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। मतलब क्या है, ऊपर वाला धनी उसके पास जो है सोने के सिक्के, और नीचे वाला गरीब उसके पास से मिट्टी के बर्तन, ठीक है। उसके बाद अब देखो कुछ बरियल्स जो थे उसमें उसको फैमिली टॉम्स भी बोला जाने लगा। मतलब ये है कि अगर कोई मर जाता था तो उसके बाद उसको दफना दिया जाता था, उसके बाद उसका पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, उसकी बीवी हो गई, जब वो लोग भी मरते थे तो उसी के कब्र के पास जो है वो मतलब दफना दिया जाता था। इसीलिए इसको फैमिली टॉम्स भी बोला जाने लगा। और इसको ओपन किया जा सकता था, एक पोर्ट होल्स हुआ करता था जिसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब यहां देखिए एक सिंपल सी चीज, यहां पे देखिए इनाम गांव का, ये इनाम गांव जो है वो सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटी थी। सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये जो इनाम गांव थी ये घोड़ रिवर के पास थी, और ये जो पता चला इनाम गांव के बारे में, ये 3600 से 2700 साल पुरानी यहाँ पे हमें साइट यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे जो एडल्ट्स हुआ करते थे ना, बहुत विचित्र चीज थी कि इससे पहले इस साइट के अलावा जो भी हमें बरियल्स मिली थी ना, वहां पे उतना ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं था, अलग फीचर नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो लोगों को दफनाया गया था उनको इस तरीके से दफनाया गया था कि उनका जो सर है वो नॉर्थ के साइड में हो। मान लीजिए कि नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, तो यहां पे इनकी डेड बॉडी को इस तरीके से रखा जाता होगा जिसमें उनका जो सर है वो नॉर्थ के साइड में होता है। अब इस चीज को आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? आप सोचने के लिए सोच सकते हैं कि जो पूरा हमारे पास हमारा अर्थ है वो कहीं ना कहीं एक मैग्नेट है, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हुआ करता है, और इसीलिए हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए। आप अपने मम्मी पापा से जाके पूछेगा, वो आपको जरूर ये बात बताएंगे कि उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं सोना चाहिए। उसको सोना मतलब अब आज भी हमारे ट्रेडिशन में, इवन मेरे ट्रेडिशन में भी है कि हमें नहीं सोए जाने के लिए बोला जाता है, और उसके पीछे का कोई रीजन नहीं देते हैं। लेकिन जो रीजन एक्चुअली में लॉजिक यहाँ पे है वो ये कि अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सोएंगे, इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी की फ्लूइड है वो उसी मैग्नेट पोल से जो है अट्रैक्ट होते हुए हमारे मतलब पोल से अट्रैक्ट हो जाएगी, और हमारा जो बॉडी है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा इन अ लॉन्ग रन। इसीलिए मरने के बाद ऐसा किया जाता है, ताकि एक तरह से इसको मतलब कल्चरल भी इसका रीजन होगा कि वो नॉर्थ साउथ पूरा मैग्नेट पोल में मिल जाए, पूरा पृथ्वी में वो मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक मैन का जो बड़ी किया गया है वो क्रॉस लेग्ड है, उसके जो पैर हैं उसको मोड़ करके उसको एक लार्ज क्ले जार में बंद करके और एक बड़े से घर के अंदर दफन किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पे मिली। पर आप ये कभी सोच रहे हैं कि यहां पे जो हम बोल रहे हैं कि एक मैन का बरियल था, तो मैन कैसे पता चला होगा उन्हें कि ये मैन है या वुमेन है? कैसे पता चला होगा? तो वो स्केलेटन को देख के पता चला होगा। कैसे? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मैन होगा
उसके पास कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होगा, उसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, हार, कोई कंगन, ये सब नहीं पहना होगा, और जो औरतें वो पहनी होंगी। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो औरतें होती थी वो भी ऑर्नामेंट्स पहनती थी और जो मेन होते थे वो भी पहनते थे। फिर कैसे पता चला? तो हमें इसको इस तरीके से पता चला पेल्विक रीजन को देख के, कि ह्यूमन बॉडी जो होता है, तो मैन का जो पेल्विक रीजन होता है, जो पेल्विक पार्ट होता है पूरे बॉडी का, जो हमारा पूरा अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, इसके बीच का जो ज्वाइंट है उसी को पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो ये जो पेल्विक रीजन है, ये जो मैन का होता है ये छोटा होता है और वुमेन का होता है वो बड़ा होता है। रीजन इसके पीछे ये है, अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसके पीछे का रीजन ये है कि जो वुमेन होती है, इसको जब मतलब वो प्रेग्नेंट हो और जो बच्चे की डिलीवरी हो, तो उसका जो बेली है वो बच्चे को होल्ड कर पाए, बेबी को होल्ड कर पाए, इसीलिए पेल्विक जो है वो उसका वाइड होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, तो अगर कोई हमें स्केलेटन मिला जिसका पेल्विक जो पार्ट है वो अगर ब्रॉड हुआ, तो हमने उसको महिला बोल दिया, हमने उसका स्त्री का बोल दिया, और जो मर्द होता है उसका पेल्विक शॉर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए जल्दी वाली पार्ट तो मैंने आपको बताया ही। उसके बाद इस बड़ियल से हमें यह भी पता चला कि एक चरक नाम के एक उस टाइम पे मतलब हुआ करते थे, ये 2000 साल पहले की बात है, इनका एविडेंस मिला कि ये चरक उस टाइम पे ही कहते थे कि इंसान के पास 360 बोन होते हैं। आप बोलोगे 360, हमने तो 200 कुछ सुना था, लेकिन 360 कैसे हो गए? तो ये जब अब ऐसा हमारे बॉडी में बोन्स हैं, लेकिन बोन्स के साथ कार्टिलेजेस भी हैं, है ना, दांत भी है। तो फिर पता चलता है जब काउंट किया गया तो हमारे बॉडी में टोटल बोन्स को प्लस हमारे टीथ को प्लस हमारे कार्टिलेजेस को कैलकुलेट किया गया, ऐड किया गया, तब ये नंबर यहां पे सामने में आता है। और इससे ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों को भी बोन्स की नॉलेज और लोगों के मतलब बॉडी पार्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छे से हुआ करती थी। उसके बाद इनाम गांव में ऑक्यूपेशन क्या था? तो वो लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। किस तरह की खेती करते थे? व्हीट की, राइस की, बार्ले की, मिलेट्स की। ठीक है, और हमने देखा है उसके बाद पल्स की, सीसम की। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या क्या खेती करती थी, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। फिलहाल कॉटन की जानकारी जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को थी या नहीं, आप ये भी नीचे बताइएगा। उसके बाद यहां पे एनिमल बोन्स पता चला, और एनिमल बोन्स से हमने जाना कि वहां पे किस तरह के कैटल्स होते थे। बफलो हुआ करता था, गोट हुआ करता था, डियर, बोर, हार, मंगूज, ये सब जानवर और भी बहुत सारे जानवर वहां पे पाए जाते थे। और वहां के जो लोग होते थे वो शिकार भी करते थे, और उसके बाद मत्स्य पालन भी करते थे, और फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे। फ्रूट्स कैसे? बेर, जामुन, आंवला जैसे जो है प्लांट्स हमें मिलते थे। और इसी जामुन की वजह से हमारे देश को जम्बू द्वीप भी बोला जाने लगा। जम्बू द्वीप जो है वो महाभारत में ऋग्वेद में मेंशन है। इस जम्बू द्वीप का अर्थ होता है जामुन के पेड़ वाला द्वीप। ठीक है, तो वो द्वीप कौन है, कहां पे जामुन पाया जाता है? वो है इंडिया में। अब शॉर्ट में इवेंट को देख लेते हैं कि वेद को जो है, वेदास को जो है कब कंपोज किया गया? 3500 साल पहले। उसके बाद मेगालिथ्स कब हमें पता चला है? वो 3000 ईयर्स अगो। उसके बाद इनाम गांव का सेटलमेंट 3600 से 2700 के बीच में है। और चरक की जो राइटिंग्स है वो कितनी साल पुरानी है? 2000 साल पुरानी। एक बार अगर समरी देख ले तो हमें क्या पता चलता है? हमें ऋग्वेद बुक्स के बारे में पता चलता है। बुक्स मतलब ऋग्वेद, जो कि वैदिक सोसाइटी के बारे में बताती है। वैदिक सोसाइटी में क्या होता था? वो लोग गॉड्स की पूजा करते थे, जैसे कि अग्नि, इंद्र और सोम। उसके बाद रिचुअल कैसे प्रैक्टिस करते थे? यज्ञ करते थे। सोशल रोल्स क्या होता था? तो राजा होते थे, प्रीस्ट होते थे, राजा लड़ने के लिए होते थे, प्रीस्ट पूजा कराने के लिए होते थे। उसके बाद मेगालिथ से हमें क्या क्या पता चला कि उस टाइम पे बरियल कस्टम्स क्या क्या होता था, किस तरह से लोग दफनाते थे, उसका रीति रिवाज क्या था। और इसी बरियल से एक इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि आयरन का डिस्कवरी, आयरन का नॉलेज उन लोगों को था। ठीक है, उसके बाद इनाम गांव से हमें क्या पता चला कि वहां के लोग खेती करते थे, वो क्या खाते थे ये पता चला, वो क्या बरियल यूज करते थे, मतलब क्या उनका कब्र जो होता था उसका क्या स्ट्रक्चर होता था, आर्किटेक्चर होता था, ये पता चला। ठीक है, और इससे इस पूरे चैप्टर से हमें पता चला कि एनिशिएंट इंडिया जो है हमारा, स्टोन एज नहीं, एनिशिएंट इंडिया वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन के बारे में नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद फिर से हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले विलेज सिस्टम था। हड़प्पन सिटी, सिटी से पहले विलेज, विलेज से पहले फिर स्टोन, तो स्टोन एज, विलेज, फिर सिटी, और फिर सिटी के बाद अगेन विलेज। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक।
फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। पढ़ते रहो, तभी आगे निकलेगा।